चलिए लेक्चर नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे पहले मैं बता देता हूँ। एग्जाम पैटर्न को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न में हम मास कम्युनिकेशन एंड कन्वर्जेंट जर्नलिज्म को देखेंगे। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को भी हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे बाद में। उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू, क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए एंड क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है मास कम्युनिकेशन एंड कन्वर्जेंट जर्नलिज्म के लिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा आंसर किस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग के बारे में कि क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें आपको आप इंक्लूड कर सकते हो और कौन कौन सी जो चीज़ों को आपको प्रैक्टिस में लानी है ताकि आपको पोर्टफोलियो जब सबमिट करो उस दौरान आपके पास बहुत सारे काम हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में पहले देखते हैं हम लोग मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन और दोनों कन्वर्जेंट जर्नलिज्म दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम होता है, तो पैरेलली हम लोग देखते चले जाएंगे। द एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ टोटल 300 मार्क्स डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। एग्जाम 2 स्टेज में होता है एंड कुल मिलाकर 300 मार्क्स का आपका लास्ट में एक 300 मार्क्स का आपका एक नंबर बनता है एंड 300 मार्क्स के अंदर में अगर आप मार्क्स कुछ ले आते हो, अच्छे मार्क्स 200 प्लस मार्क्स ले आते हो, आसपास ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ पूरी की पूरी बनती है 300 मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए 2 स्टेज में चूंकि एग्जाम डिवाइडेड है तो 2 स्टेज में फर्स्ट स्टेज जो होता है रिटन एग्जाम होता है एंड दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है इंटरव्यू एंड पोर्टफोलियो का। तो रिटन वाला जो पोर्शन होता है सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होता है। 300 मार्क्स का आपका टोटल कट ऑफ आएगा। 300 मार्क्स में आपको एग्जाम देने हैं टोटल एंड जो कि 2 स्टेजेस में डिवाइड होगा। पहला स्टेज जो होगा वो रिटन एग्जाम होगा, दूसरा स्टेज जो होता है वो पोर्टफोलियो एंड इंटरव्यू का होता है। तो फर्स्ट स्टेज में आपको क्या करना होता है, तो फर्स्ट स्टेज होता है आपका 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। 180 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए एलोकेट होता है एंड 20 मार्क्स आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, मतलब 180 मार्क्स सब्जेक्टिव है ना आंसर राइटिंग के लिए एंड 20 एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सिमिलरली यहाँ पर भी 200 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है जिसमें से रिटन एग्जाम होता है एंड 200 मार्क्स में से 180 एलोकेट होते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए एंड 20 मार्क्स आपका एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू में भी कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं होती है। अगर आप इसको क्रैक कर लेते हो तो आपको उधर से कॉल आता है इंटरव्यू एंड पोर्टफोलियो का। आपको कहेंगे एक मेल आईडी देंगे और कहेंगे कि आप अपनी पोर्टफोलियो इस आईडी पर भेजो। आप भेज दोगे तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इंटरव्यू में मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपका पोर्टफोलियो सिलेक्ट होगा तब हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों राउंड सेम ही होता है, मतलब आपको पोर्टफोलियो और इंटरव्यू राउंड दोनों के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, यानी कि डिजिटल पोर्टफोलियो पहले बोलते हैं वो कि आप सेंड कर दो इस ईमेल आईडी पे एंड जब आपका इंटरव्यू होता है उस दौरान वो इंटरव्यू के साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी वहां पर वो चेक करते हैं। तो इंटरव्यू के लिए आपको मार्क्स दिया जाता है 45 मार्क्स के लिए के अंदर में आपको मार्क करेंगे कि 45 मार्क्स में आप इंटरव्यू कितना बेहतर देते हो तो उस अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो उसका वेटेज होता है 45 मार्क्स एंड पोर्टफोलियो का वेटेज होता है 55 मार्क्स। ये पोर्टफोलियो मतलब आपने क्या क्या काम किया है इस मीडिया इंडस्ट्री में या फिर कम्युनिकेशन में। क्या आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, क्या आपने कोई फिल्म बनाई है, क्या आपने कोई स्टोरी लिखी है, आपने कोई भी क्रिएटिव काम किया है, उस तरह की चीज़ें जिसको लास्ट में हम लोग इस वाले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे कि पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हो। खैर 55 मार्क्स आपका पोर्टफोलियो के लिए एलोकेट होता है। यहाँ पे इंटरव्यू में आप देखोगे 45 मार्क्स है सिमिलरली एंड 55 मार्क्स आपका पोर्टफोलियो। तो कन्वर्जेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम होता है। सिमिलरली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में भी ऐसा ही होता है। 300 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है, 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। पहला स्टेज होता है रिटन एग्जाम, 180 मार्क्स सब्जेक्टिव होता है, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होता है। एमसीक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद आपको पोर्टफोलियो राउंड के लिए बुलाया जाता है और पोर्टफोलियो इंटरव्यू राउंड के लिए, जिसमें पोर्टफोलियो का वेटेज होता है 55 मार्क्स एंड इंटरव्यू का वेटेज होता है 45 मार्क्स। तो इस तरह से आपका पूरा एग्जाम होता है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एमएन मास कम्युनिकेशन में किस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन के पैटर्न में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं उसको देखिए। तो 20 मार्क्स का एमएन मास कम्युनिकेशन में एमसीक्यू होता है। तो इस चूंकि ये कोर्स पूरा का पूरा फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कोर्स है तो ध्यान दीजिएगा जिनका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग की तरफ है, डायरेक्शन में है, कोई फिल्म प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं
तो उनको करना चाहिए क्या कि वो मास कम्युनिकेशन करें। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, 20 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन फिल्म पर बेस्ड आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, फिल्म्स की हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ दिया जाएगा कि मुगल आजम फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है, प्यासा फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है, बूट पॉलिश फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है। मान लेते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि कोई फिल्म के बारे में बता देंगे कि ये कौन सी स्टोरी पर बेस्ड है, इस पर कोई क्या बुक आई थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि फिल्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं लिटरेचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिटरेचर में बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मैगजीन एंड और उसके एडिटर कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिटरेचर में और भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, और भी बहुत सारे अवार्ड्स लिटरेचर में जो दिए जाते हैं, जैसे बुकर प्राइज, बैन बुकर प्राइज, इस तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं। कौन सी बुक को दिया गया, कौन से राइटर को दिया गया, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अवार्ड से क्वेश्चन पूछते हैं। अवार्ड्स में फिल्म्स अवार्ड से भी क्वेश्चन आता है, लिटरेचर के अवार्ड से भी क्वेश्चन आता है। अलग अलग अवार्ड, जैसे ऑस्कर के बारे में पूछ देंगे, कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में पूछ देंगे, अलग अलग डिफरेंट फिल्म्स में दिए जाने वाले अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछ दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से लिटरेचर की बात मैंने की, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज। जर्नलिज्म में अवार्ड बहुत सारे मिलते हैं, चमेली देवी अवार्ड हो गया, या फिर अगर हम बात करें तो रामनाथ गोइंका अवार्ड हो गया, या फिर पुलित्जर अवार्ड हो गया। तो इस तरह की भी चीज़ें पूछते हैं। जनरल नॉलेज में जो जनरल अवेयरनेस है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। वो जनरल अवेयरनेस के दायरे में आते हैं, बेसिक पूछे जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से क्वेश्चन होते हैं, तो आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं। जैसे अभी कुछ भी इवेंट चल रहा है तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कैबिनेट मिनिस्ट्री से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कौन मिनिस्टर है अभी। तो यानी कि जो चीज़ें करंट में चल रही है, करंट अफेयर्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर भी कन्वर्जेंट जर्नलिज्म टोटल जर्नलिज्म को डेडिकेटेड कोर्स है, मतलब इसमें आपको जर्नलिज्म से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसमें प्रिंट मीडिया पढ़ाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ाया जाता है, इसमें टीवी मीडिया पढ़ाया जाता है, इसमें डिजिटल मीडिया पढ़ाया जाता है, इसमें डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनवाई जाती है। इसमें पूरा का पूरा काम टोटली जर्नलिज्म पर डेडिकेटेड ये पूरा का पूरा कोर्स है। अगर जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। और मल्टीमीडिया जर्नलिज्म भी पढ़ाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स जो है आपका जर्नलिज्म पर बेस्ड कोर्स है। वही मास कम्युनिकेशन कोर्स पूरा का पूरा फिल्म पर बेस्ड कोर्स है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एमसीक्यूज किस तरह के होते हैं वो देखिए। बेस्ड ऑन लिटरेचर, जैसे मैंने बताया, लिटरेचर से क्वेश्चन पूछ देंगे, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। आपको किसी न्यूज़ एजेंसी के क्या बोलते हैं, एडिटर इन चीफ वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई मैगजीन है उसके एडिटर इन चीफ या फिर उसके एडिटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। इस तरह के क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखें तो गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन सी मैगजीन शुरू कर दी। जैसे हरिजन वगैरह उन्होंने शुरू किया था, न्यू इंडिया शुरू किया था, यंग इंडिया शुरू किया था, इस यंग इंडिया। तो इस तरह की चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा। जो भी करंट में जो चीज़ें हैं, जैसे बुकर अवार्ड में किसी बुक के लिए किसी को बुकर अवार्ड मिला, या किसी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, कौन सी बुक के लिए मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, किसे मिला, कौन सी बुक के लिए मिला। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको लिटरेचर से यहाँ पूछे जाएंगे। अवार्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बात करें तो मैंने बता ही दिया, वहाँ पर भी अवार्ड से फिल्म से रिलेटेड अवार्ड्स हो सकते हैं, जर्नलिज्म से रिलेटेड अवार्ड हो सकते हैं, या नेशनल अवार्ड्स भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी को अभी स्पोर्ट्स में अगर अर्जुन पुरस्कार मिला था, अभी किनको अर्जुन अवार्ड मिला था, मोहम्मद शमी को। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। भारत रत्न अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के अगर अवार्ड्स हैं तो उससे भी क्वेश्चन बनता है। वहीं जीके की कोई लिमिट नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री भी यहाँ से पूछा जा सकता है, इससे थोड़ा पॉलिटी भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमी भी पूछा जा सकता है। जैसे जीडीपी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस जीडीपी क्या होता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट क्या होता है।
इस तरह की चीज़ें बन सकती है। नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगर हम बात करें 180 सब्जेक्टिव पोर्शन की, तो इसमें आपको क्या करना है, तो इमेज बेस्ड स्टोरी पूछा जाता है, आपको इमेज देखकर स्टोरी लिखनी होती है। उसके अलावा सिचुएशन बेस्ड स्टोरी भी पूछा जाता है, आपको एक सिचुएशन दे दिया जाएगा एग्जाम में और आपको बोला जाएगा इससे स्टोरी लिखो। सिचुएशन हाइपोथेटिकल भी होता है, किसी तरह की सिचुएशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि अगर आप सपने में हो और आपने देखा कि मछलियाँ हवा में उड़ रही हैं और बर्ड्स जो हैं वो पानी में तैर रहे हैं, तो इस तरह के हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देंगे और आपसे बोलेंगे एक स्टोरी लिखो। आपसे ऐसा भी पूछ देंगे कि आप सपने में और आप देख रहे हो कि सब कुछ उड़ रहा है हवा में, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कंटेम्प्रेरी फिल्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें फिल्म रिव्यूज़ वगैरह क्वेश्चन हो सकते हैं। जो कंटेम्प्रेरी हाल में जो फिल्में चल रही हैं उसको लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म से सवाल पूछे जा सकते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के फ़ायदे नुकसान अलग अलग तरह की चीज़ें, किस तरह से सिनेमा को चेंज करा है। बाकी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी इस पर क्लैरिटी आएगी। इंडियन मीडिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया में मीडिया की क्या हालत है। जैसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहता है कि इंडिया में 180 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंकिंग 161st है, तो आपसे पूछा जा सकता है इंडिया में मीडिया की कंडीशन ऐसी क्यों है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। टीवी मीडिया की में गिरावट आई है, उसका कारण क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वहीं यूएपीए लगाकर जर्नलिस्ट को अगर जेल भेजा जा रहा है तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट इश्यूज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो जितनी चीज़ें करंट में चल रही हैं, जैसे विमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में हमने डिस्कस करा था, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। वहीं 180 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें न्यूज़ राइटिंग से भी सवाल आता है कि आपको क्या करना होता है कि एक न्यूज़ लिखनी होती है। आपको एक क्या दे दिया जाएगा, प्रेस रिलीज दे दी जाती है, एंड प्रेस रिलीज से क्या होता है, आपको न्यूज़ राइटिंग लिखनी होती है। तो न्यूज़ राइटिंग लिखने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड टेक्निक। वो सिखाऊंगा आने वाले क्लासेस में, वो क्या होता है, किस तरह से होता है। कुल मिलाकर याद रखिए कि आपको न्यूज़ राइटिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी इंडियन मीडिया से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही चीज़ जो यहाँ पर मैंने बताया कि मीडिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीडिया की हालत ऐसी क्यों है, कि आपको लगता है कि इंडिया में मीडिया फ्री है या मीडिया में कोई सेंसरशिप नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे ओपिनियन पूछे जाएंगे। वहीं नेशनल इंटरनेशनल कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो चल रहे हैं, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, जैसे जैसे अभी बिल आया, विमेन रिजर्वेशन एक्ट आया, तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम जो बिल है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो फीमेल रेसलर्स हैं, है ना, उन्होंने अब उनको लेकर काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उसको लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इजराइल पैलेस्टाइन अभी वॉर चल रहा था उस पर क्वेश्चन बन सकता है। उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आपके ओपिनियन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। करंट, इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों इंपॉर्टेंस से आपसे सवाल पूछा जाता है दोनों एग्जाम में। अब बात करते हैं क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। फॉर एमसीक्यूज आपको क्या करना है, रेफर्स टू द रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द लेक्चर्स। जो मैं पढ़ाऊंगा तो मैं डेली क्वेश्चंस आपको 10-15 एमसीक्यूज जो देता हूं या देता चला जाऊंगा, तो उसमें भी आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, जैसे मैंने एक एमसीक्यू दिया, जैसे कि बीबीसी का फॉर्मेशन कब हुआ, तो आंसर है 1922 में। तो आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको अपनी कॉपीज में लिखना है एंड देखना है। जैसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको निकालने आना चाहिए। जैसे बीबीसी है तो बीबीसी का फॉर्मेशन ईयर आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है, इसका हेडक्वार्टर क्या है। अब चूंकि बीबीसी इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे जाकर आप क्या करोगे, रेफर करो कि इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और कौन कौन से हैं और उसके हेडक्वार्टर कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल रॉयटर्स के हेडक्वार्टर कहाँ है, अल जजीरा का हेडक्वार्टर कहाँ है, डॉन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इस तरह की जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके हेडक्वार्टर आप पता कर लोगे। तो यानी कि एक क्वेश्चन मैंने बीबीसी अगर पूछा तो बीबीसी से रिलेटेड, क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन था, तो आपने उसके फुल फॉर्म को भी देखा, सारी चीज़ें देखी। उसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन थे उसके बारे में भी आपने पढ़ लिया। यानी एक क्वेश्चन से आपने मल्टीपल क्वेश्चन को टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाई, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। जो लेक्चर में मैं क्वेश्चन दूंगा डेली 10-15, तो उसको आपको करना है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। अगर मैंने लोकसभा बोल दिया तो आपको लोकसभा से रिलेटेड जितनी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, जैसे लोकसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितने सीट्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कितने एमपीज को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, राज्यसभा में कितना करता है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है,
सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, न्यूज़पेपर आपको रोजाना पढ़ना है, अपडेट योरसेल्फ विद करंट हैपनिंग, जो चीज़ें चल रही हैं उसके आपको अपडेट करना है खुद को। रीड एंड लिसन शॉर्ट स्टोरीज, इट विल हेल्प यू टू कंपोज गुड स्टोरी, आपको जितना से जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ना है, सुनना है, ताकि आप एक अच्छी गुड मतलब स्टोरीज को मतलब आप कंपोज कर पाओ। अब देखो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं कि मेरे दिमाग में तो स्टोरी आती है लेकिन मैं उसको लिख नहीं पाता, तो उसका सीधा सीधा यही है कि आप उसको जब पढ़ते हो ना तो इस तरह से देखो, जब पढ़ते वक्त इस तरह से उस चीज़ को देखनी है कि वो उसने स्टोरी, राइटर ने स्टोरी लिखी है तो कहाँ पर कॉमा लगाया है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगा, कहाँ पर पैराग्राफ चेंज किया है, कहाँ पर फ्रेजेस को यूज़ किया है, कहाँ पर किस तरह के सिचुएशन में किस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया है, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। साथ साथ डेली सोने से पहले आप एक शॉर्ट स्टोरी सुनकर सोच सकते हो, तो उससे भी स्टोरी को कंपोज करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें एमए इन कन्वर्जन जर्नलिज्म की, तो एमए इन कन्वर्जन जर्नलिज्म में आपको क्या चीज़ें करनी है, तो एमए इन कन्वर्जन जर्नलिज्म में आपको जो सेम पैटर्न की जैसे मैं एमसीक्यूज देता हूँ डेली आपको लेक्चर्स में, ठीक है, जो मैं आपको लेक्चर्स देता हूँ डेली, पीडीएफ देता हूँ, तो उस पीडीएफ में आप देखो जितने भी लेक्चर करवाए हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। जैसे मैंने बीबीसी का एग्जांपल यहाँ पर दिया था, उसी पैटर्न पे जैसे लोकसभा का एग्जांपल दिया कि मैंने कि उससे रिलेटेड बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी ट्राई करो फाइंड आउट करने की, ताकि आपको एग्जाम में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और भी बनते हैं तो अगर वो पूछ दिया जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। फर्स्ट सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है कन्वर्जन जर्नलिज्म में, क्योंकि जर्नलिज्म का पूरा कोर्स है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना है और ख़ास तौर पर आपको एडिटोरियल पेज पढ़ना है डेली एंड कुछ नोट्स बनाने हैं। एडिटोरियल पेज जब आप पढ़ो तो ये भी ध्यान में रखो कि एडिटोरियल पेज पर देखोगे कि चीज़ें क्या है, पैराग्राफ्स में लिखे होते हैं, तो यहाँ पर देखो किस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया है राइटर ने, जो जिस जर्नलिस्ट ने उस पीस को लिखा है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, कहाँ पर कॉमा लगाया है, कहाँ पर पैराग्राफ चेंज किया है, किस तरह की चीज़ें लिखी है, किस तरह से पूरे एक टॉपिक को उसने कंपोज किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर लक्षद्वीप वाली अभी जो चीज़ें चल रही थी, लक्षद्वीप में जो चीज़ें चल रही थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर, तो उसको लेकर मान लेते कोई एडिटोरियल आया टूरिज्म को लेकर, तो उसमें जाकर देखिए कि उस जर्नलिस्ट ने उस पार्ट को, उस पूरे इशू को किस तरह से नरेट किया है उस एडिटोरियल में, तो इससे राइटिंग स्किल आपकी काफ़ी बेहतरीन होगी। तो ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने कैसे लिखा है और उसको अपने आंसर राइटिंग में कोशिश कीजिए कि इंक्लूड करें। इसके अलावा क्या चीज़ें आपको करनी है, फॉलो स्टडी IQ प्लेलिस्ट। स्टडी IQ एक यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म है, उसकी प्लेलिस्ट को आप जाकर फॉलो कर सकते हो करंट इश्यूज़ को पढ़ने के लिए। बाकी मैं चीज़ों को आपको करवाऊंगा, खुद करवाता हुआ करवाऊंगा, जैसे जितने भी एक्ट्स वगैरह आएंगे, जितनी भी करंट इश्यूज़ आएंगी, इंटरनेशनल इवेंट्स आएंगे, उसको जितने मेजर होंगे उसको मैं खुद से कवर कराता चला जाऊंगा। इसके अलावा आप बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसको पढ़िएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिए, जैसे स्क्रोल है, प्रिंट है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, इस तरह के वेबसाइट्स को आप फॉलो कीजिए। अगर बहुत जल्दी किसी चीज़ को समझना है तो इन शॉर्ट भी एक अच्छा टूल है, जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इन शॉर्ट को आप जल्दी जल्दी पढ़ के आपको जो क्या चीज़ घटी है वो आपको जल्दी पता चल सकता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग फॉर्म के लिए, आंसर राइटिंग के लिए अगर चीज़ें पढ़नी है तो आपको एडिटोरियल वगैरह को पढ़ना पड़ेगा। तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को अगर आप पढ़ते हो तो वो बेहतरीन है मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि आपको एक अच्छा आंसर किस तरह से लिखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि आपके आंसर में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके थॉट में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी कैसे आएगी, तो कहने का ये मतलब है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप वही लिखो एंड टू द पॉइंट लिखो, मतलब कि जो चीज़ पूछा गया है वही लिखो। कहानियां बनाना बंद कर दो, कहानियां नहीं बनानी है, जो चीज़ें पूछी गई हैं उसी के आंसर को लिखा गया है। व्हाट का आंसर पूछा गया है तो व्हाट ही लिखेंगे, वाई पूछा गया है तो वाई ही पोर्शन लिखेंगे, कहानियां नहीं बनाएंगे, इर्द गिर्द की बातें नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पोर्शन है इन्फॉर्मेशन। आपका जो आंसर होगा उसमें इन्फॉर्मेशन होगा, सूचना होगी। इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो चीज़, अगर आप विमेन से रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हो तो विमेन के इशू को लेकर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से पढ़े होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं विमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में, तो विमेन जो रिजर्वेशन एक्ट है तो उसको आपने अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो वो आप आंसर में उसको इंक्लूड करोगे तो लगेगा कि ये आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वहाँ पे।
तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चा पढ़ के आया है पहले से। तो ये चीज़ है कि तो आप अपने आंसर को पढ़ने के बाद एक इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ लगनी चाहिए कि ये आप इन्फॉर्म कर रहे हो एग्जामिनर को, कम से कम ये एग्जामिनर को लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए ये इसने कहानियां नहीं बनाई हैं, है ना, पेज नहीं भरा है, इसने क्या किया है कि जो आपको जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करते हुए, डेटा को यूज़ करते हुए, फैक्ट को यूज़ करते हुए, एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए इसने पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया है मुझे, ठीक है। वहीं अगर आप बात करो तो एग्जाम्पल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करो। एग्जाम्पल्स को यूज़ करने का मतलब है कि अगर आप कोई बात कह रहे हो उसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल्स आंसर में अपने दिया करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, जैसे मैंने कहा कि विमेन के रिजर्वेशन के बाद, विमेन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में विमेन को अगर रिजर्वेशन दे दिया जाए 33%, जो एक्ट अभी पास हुआ है, तो वो 33% के बाद आपको क्या लगता है किस तरह के फायदे हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि विमेन एम्पावर हो सकती हैं। तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे बताओगे, तो एग्जाम्पल दोगे कि रिसेंट में जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो विमेन का जो पार्टिसिपेशन है जो लोकसभा में वो 15% से भी कम है। वहीं अगर कई स्टेट लेजिस्लेटिव में देखें अगर हम लोग जाकर स्टेट में, तो स्टेट के जो असेंबलीज हैं वहाँ पर 10% से भी ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है पॉलिटिक्स में। तो कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन को लाकर महिलाओं को एटलीस्ट ना मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल के जरिए और बता सकते हो एम्पावर कैसे हुई। तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि चूंकि जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर ये 33% रिजर्वेशन वाली जो चीज़ है पहले से एप्लीकेबल है, बहुत पहले से ये चीज़ अप्लाइड है। तो वहाँ पर आप जब देखते हैं तो वहाँ पर कई इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, वहाँ पर महिलाएं सशक्त हुई हैं, वहाँ पर एम्पावर हुई हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दे सकते हो। तो एग्जाम्पल को इस तरह से आप दोगे तो आपका जो स्टेटमेंट है, जैसे मैंने स्टेटमेंट क्या दिया कि विमेन रिजर्वेशन के आ जाने के बाद महिलाएं, जो औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, विमेन हैं, वो एम्पावर हुई। तो उस एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल मैंने दिया विलेज पॉलिटिक्स से, ठीक है, कि पंचायत में 33% रिजर्वेशन देने के बाद महिलाएं कहीं ना कहीं एम्पावर हुई हैं। वहीं इसके अलावा रिसेंट डेटा जैसे का भी इस्तेमाल आपको करना है। जो डेटा आप दोगे, जैसे मैंने 10% का डेटा दिया, जैसे मैंने 15% का डेटा दिया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में क्या है, ओनली 10% विमेन की भागीदारी है, उससे भी कम है। लोकसभा में 15% से भी कम है, राज्यसभा में 14% से भी कम विमेन है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रिसेंट डेटा आपका हो गया। हैंड राइटिंग आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, अगर ठीक ठाक नहीं है तो एटलीस्ट साफ साफ लिखिए। पैराग्राफ्स, आपको पैराग्राफ्स में आंसर लिखने हैं, आपको पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखने हैं, आपको पैराग्राफ्स में ही आंसर लिखने हैं। पैराग्राफ्स में आंसर लिखने का मतलब है कि आपको पैराग्राफिंग करनी आनी चाहिए। 5 से 8 लाइन के अंदर में आपको एक पैराग्राफ बनाना है और पैराग्राफ में अपनी बातों को रखोगे। पैराग्राफ में भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक पैराग्राफ में एक ही बात को लिखो, उसमें मर्ज मत कर दो 5 चीज़ों को। कहने का यही मतलब है कि अगर विमेन रिजर्वेशन के एक पॉइंट को आप डिस्कस कर रहे हो कि विमेन एम्पावर हुई हैं, तो उसके लिए आप एग्जाम्पल दे रहे हो कि विलेज पॉलिटिक्स का, तो ये बात को एक पैराग्राफ में लिखो। अगली बात अगर आप लिख रहे हो कि विमेन कि अगर दूसरा फैक्टर आप बता रहे हो कि इससे जो है कि विमेन तो एम्पावर होने के चांसेस हैं, लेकिन इसका दूसरा एक पहलू ये भी हो सकता है क्या, कि वो पहलू ये भी हो सकता है कि जो स्टेट में है जैसे बिहार एंड यूपी में, वहाँ पर एक टर्म यूज बहुत होता है मुखिया पति, यानी कि जो लोकल इलेक्शन पे, लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे महिलाओं को सीट तो रिजर्व कर दिया जाता है, लेकिन उसके बदले में उनके हस्बैंड चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। नाम चेहरा तो उनका होता है, चेहरा तो उनका होता है, लेकिन उनके चेहरे सिर्फ नाम होता है उनका, लेकिन पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रन कराते हैं उनके हस्बैंड, पूरा एग्जीक्यूटिव का काम पूरा का पूरा उनके हस्बैंड करवाते हैं। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको भी आपको आप इस पॉइंट को अगर लिखना चाहते हो तो आप इस पैराग्राफ में लिखोगे, यानी दोनों पैराग्राफ को मर्ज नहीं करोगे, ठीक है। आपने पैराग्राफ को चेंज करके अपनी बात को रखी है। तो इस तरह की पैराग्राफिंग करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वही चीज़ है कि डोंट मिक्स अप, कि आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है। तो वही मैंने कही कि पैराग्राफ में चीज़ों को लिखो। एक अगर आपकी बात खत्म हो गई है, आपका एक ओपिनियन खत्म हो गया, आप दूसरी बात करने वाले हो, दूसरी चीज़ बताने वाले हो, तो पैराग्राफ ऑटोमेटिक चेंज कर लो, दोनों को मिक्सड अप मत करो, ठीक है। बड़े बड़े पैराग्राफ्स बनाने से बचने हैं। मैंने जैसे कहा कि 6 से 8, 5 से 8 लाइन के, मतलब 8 लाइन्स के विद इन अपनी बात को रखो एक पैराग्राफ में। बात खत्म हो गई तो आप पैराग्राफ चेंज कर लो। अवॉइड पॉइंट वाइज राइटिंग, पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग नहीं करनी है, आपको पैराग्राफ्स में लिखने होते हैं, क्योंकि आप देखोगे न्यूज़पेपर्स जो होता है वो पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखते हैं, वो क्या
पॉइंट्स में न्यूज़ नहीं लिखते, वो क्या लिखते हैं, हमेशा पैराग्राफ में होता है। एडिटोरियल पीस हमेशा पैराग्राफ में होता है, इसलिए न्यूज़ जब भी आप लिखो इस कम्युनिकेशन के फील्ड में सारी चीज़ें आपको पैराग्राफ में लिखना है। अवॉइड कटिंग्स को आपको अवॉइड करना है, कहीं पर कटिंग वटिंग कर दोगे तो ये चीज़ खराब लगती है, बहुत ज़्यादा भद्दी लगती है, तो इसको अवॉइड करोगे। यूज़ सफिशिएंट डेटा, मैंने कहा कि एग्जाम में आपको डेटा यूज़ करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि डेटा को आप उगलना शुरू कर दो कि सिर्फ डेटा डेटा ही भर दिया। डेटा का वहीं पर इस्तेमाल करो जहाँ पर उसकी नेसेसिटी है, वहाँ पर उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही आपको सब डेटा का यूज़ करना है। तो यूज़ सफिशिएंट डेटा। इसके अलावा अवॉइड बाइज्ड ओपिनियन, आपको ओपिनियन देने हैं तो बाइज्ड नहीं देने हैं, अनबाइज्ड ओपिनियन आपको देने हैं, ठीक है। मतलब अगर आप एक पहलू के बारे में बात करो तो दूसरे पहलू के बारे में भी थोड़ा बताओ, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी है, मतलब एक तरह से एक तरफ आपका आंसर का झुकाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दोनों तरफ की बातें, आप एक बीच का रास्ता अपनाते हुए आप आंसर को लिखोगे। पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो जैसे मैंने कहा 55 मार्क्स का होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, तो टेक्स्ट स्टोरीज इंक्लूड कर सकते हो, फोटो स्टोरीज इंक्लूड कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग इंक्लूड कर सकते हो, वीडियो स्टोरीज इंक्लूड कर सकते हो, एंकरिंग इंक्लूड कर सकते हो, इंटर्नशिप आप इंक्लूड कर सकते हो, शॉर्ट फिल्म्स आप इंक्लूड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज इंक्लूड कर सकते हो, शॉर्ट स्टोरीज कर सकते हो, एक्सप्लेनर्स कर सकते हो, एक्सप्लेनर्स जैसे ध्रुव राठी वगैरह बनाता है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग अगर आप करना चाहते हो, कर रहे हो, तो उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपने कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड अदर क्रिएटिव वर्क किया है, आपने एनजीओ वगैरह में पार्टिसिपेट किया है, तो उन सारी चीज़ों को भी अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हो। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी क्लास आज की। थैंक यू सो मच।